ईरान ने टारगेट किया, फिर सऊदी भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, सऊदी लगे झंडे को। कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का ही बनाया हुआ, सऊदी को इन्वॉल्व करना इसलिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सऊदी जो है वहाँ पहुँच गया, जैसे पाशा साहब ने अभी बताया, प्रोफ़ेसर पाशा ने। तो सऊदी, चूँकि देखिए कुछ भी हो तो सऊदी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से मुस्लिम देशों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। वहाँ खाने-काबा है, वहाँ मतलब सबसे बड़ी चीज़ दुनिया की। तो सिर्फ़ अमेरिका के टैंकर से बात नहीं बन रही थी, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद सऊदी, और उसके बाद फिर ये रात में अटैक। ज़ाहिर-सी बात है इसकी तैयारी चल रही थी और ईरान भी इसके लिए तैयार था। ईरान को लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे वीआईपीज़ तेहरान से वक़्त से पहले ही भेज दिए गए। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। हो ये रहा है कि अमेरिका बार-बार ईरान को उकसा रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से एक छोटी सी शर्त रखी थी एमओयू में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा, जिसका सिर्फ एक छोटा सा मकसद ये था कि जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा वो ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको बताएगा जहाज का नाम क्या है, किस देश का है, किस देश का झंडा रहेगा, क्या प्रोडक्ट सामान लेके जा रहा है, कच्चा तेल, गैस वगैरह, और पोर्ट ऑफ ओरिजिन क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। इसके बाद ईरान आसानी से उनको एक कंट्रोल नंबर दे देता है। से आती है जी। बिल्कुल, और मुझे यही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया से लोग आए और एक तशीए जनाजा में एक रिकॉर्ड कायम हुआ, और फिर अवामी गुस्सा जो ईरान में देखा गया कि शैतान की मानिंद जो है उनको पत्थर तक पोस्टर पे मारे गए, उनके बैनर्स पे डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये हो सकता है कि एक अपनी प्रेजेंस भी दिखाना हो कि हम सरेंडर नहीं कर गए, क्योंकि अगर ईरान जो है इस दौरान पूरी कामयाबी से तशीए जनाजा, क्योंकि उनका एक एक अमल जो है वो बहुत हिकमत से भरा हुआ है, ईरानियों का एक एक चीज जो है वो बड़ी हिकमत से, चाहे वो कुरान की आयत का कोट करना हो या मकामात का इंतखाब हो, तेहरान, क़ुम, नजफ, करबला, समर्रा, और फिर लौट करके मशहद, यानी एक एक चीज अगर आप देखें, और पूरी दुनिया से जिस तरह से लोग वहां पहुंचे हैं, सारे मज़ाहिब के, हिंदुस्तान से जैन, बुद्ध, सिख, और ये तमाम चीजें, ऐसा लग रहा है कि एक एक चीज, एक एक बात की वो तैयार करते हैं। हमारे साथ वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स पे एक रिसर्चर के तौर पे जुड़ गए, जिनका तकरीबन 35-40 साल का मिलिट्री तजर्बा, और तमाम चैनलों पे भी आप जाते हैं, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और कैप्टन साहब, जिस तरह के हालात अब हुर्मुज़ में बन रहे हैं, हम लोग कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई क्लेम किया नहीं ईरान ने, ये अमेरिका ही कह रहा है कि ईरान ने टारगेट किया, फिर सऊदी भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, सऊदी लगे झंडे को। कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का ही बनाया हुआ, सऊदी को इन्वॉल्व करना इसलिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सऊदी जो है वहाँ पहुँच गया, जैसे पाशा साहब ने अभी बताया, प्रोफ़ेसर पाशा ने। तो सऊदी, चूँकि देखिए कुछ भी हो तो सऊदी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से मुस्लिम देशों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। वहाँ खाने-काबा है, वहाँ मतलब सबसे बड़ी चीज़ दुनिया की। तो सिर्फ़ अमेरिका के टैंकर से बात नहीं बन रही थी, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद सऊदी, और उसके बाद फिर ये रात में अटैक। ज़ाहिर-सी बात है इसकी तैयारी चल रही थी और ईरान भी इसके लिए तैयार था। ईरान को लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे वीआईपीज़ तेहरान से वक़्त से पहले ही भेज दिए गए, एक थ्रेट के तौर पे। मेरी बात हुई जो लोग लौट के आए हैं कि उन्हें आना था 1-2 दिन बाद, लेकिन उन्होंने फ़ौरन जो है वो दूसरे ही दिन वहाँ से सारे वीआईपीज़ को वापस कर दिए, तमाम जहाँ आते हैं। तो ये कहीं न कहीं ईरान भी तैयार है, लेकिन कैसे देख रहे हैं? ईरान ने अलग जवाबी कार्रवाई की है। क्या लग रहा है आपको कैप्टन साहब, क्या इसके पीछे हो सकता है? क्या अमेरिका के बौखलाहट है, उसको लग रहा है कि भई अभी मिड टर्म भी इलेक्शन होना है, इधर इज़राइल के अंदर भी चुनाव होना है, और अगर ईरान 6 दिन इस तरह का प्रोसेशन कर लेता है, तशीए जनाज़ा कर लेता है बहुत उसके साथ, तो भई ये तो
अजीब हो जाएगा मामला। कैप्टन साहब, शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। हो ये रहा है कि अमेरिका बार बार ईरान को उकसा रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से एक छोटी सी शर्त रखी थी एमओयू में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा, जिसका सिर्फ एक छोटा सा मकसद ये था कि जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा वो ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको बताएगा जहाज का नाम क्या है, किस देश का है, किस देश का झंडा रहेगा, क्या प्रोडक्ट सामान लेके जा रहा है, कच्चा तेल, गैस वगैरह, और पोर्ट ऑफ ओरिजिन क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। इसके बाद ईरान आसानी से उनको एक कंट्रोल नंबर दे देता है और कहता है ठीक है गुजर जाओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखना, अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ मत करना। अब अमेरिका गुस्ताखियां करता रहता है, शरारत करता रहता है ईरान को उकसाने के लिए। अमेरिका ने इन 3 जहाजों के जो कैप्टन हैं या उनके जो मालिक हैं, सऊदी का भी एक शिप था, इनको बोला डरो मत, हम तुम्हें अमेरिकन की नेवी की प्रोटेक्शन देंगे, तुम चुपचाप रात के अंधेरे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल जाओ, अपना ट्रांसपोर्टर ऑफ रखना और ईरान की तरफ मत जाना, उत्तर की तरफ, दक्षिण में जो ओमान का तट है उससे चिपक चिपक के निकल जाओ। अब जब ये निकल रहे थे अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके साउथ की तरफ, दक्कन की तरफ, ओमान के तट से चिपक चिपक कर निकलने की कोशिश कर रहे थे रात के अंधेरे में, तो ईरान की नेवी आईआरजीसी को जब पता लगा उन्होंने इन पर छोटे छोटे रॉकेट दागे, सिर्फ वार्निंग देने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो वॉरहेड एक्सप्लोड हो रहे हैं वो इन शिप्स के आसपास एक्सप्लोड हो रहे और उनमें छोटा हाई एक्सप्लोसिव है, महज 5 किलो का गोला, महज 10 किलो का हाई एक्सप्लोसिव, यानी उससे जो धमाका होगा उससे जहाज डूबेगा नहीं। हाँ, एक वार्निंग है जहाज के कैप्टन को या जहाज की जो कंपनी है कि ऐसे छुप लेकिन छुप कर कैप्टन मत साहब, निकलो। मैं थोड़ा से इसमें इसलिए चाहता हूं कि और चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन ईरान ने क्लेम नहीं किया पिछले 48 घंटे में कि उसकी तरफ से ये उन्हें वार्न किया गया है या उन्हें रोकने की कोशिश की गई या वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इस तरह का कोई क्लेम नहीं आया आईआरजीसी की तरफ से या किसी की तरफ से, इसलिए शक और बढ़ जाता है। जबकि खबर बार बार ये आ रही थी, जिस तरह की धमकी अमेरिका दे रहा था और ईरान कह रहा था भाई धमकी दे करके बातचीत नहीं होगी। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा इसको और कि क्या कहीं कोई गुंजाइश ऐसी भी हो सकती है कि ये पूरा प्लान जो है अमेरिका का हो कि डिस्टर्ब करो। हाँ, इस तरह का प्लान अमेरिका कर सकता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे जहां फॉल्स एविडेंस देकर वो ईरान के ऊपर हमला करने का बहाना ढूंढ सके। लेकिन देखिए मैरीटाइम शिपिंग की बात हो रही है, होता यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या कहीं से भी जब एक जहाज गुजरता है तो उसके ऊपर वॉच टावर होता है जिसमें ऑफिसर ऑन ड्यूटी होते हैं और 4-4 पेटी ऑफिसर्स जो हैं वो उसको मदद करते हैं दाएं बाएं आगे पीछे देखने में। तो अगर किसी दिशा से कोई मिसाइल आ रही है या रॉकेट आ रही है तो वो दिख जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो एक और एडवांटेज है कि अगर कोई जहाज अरब सागर से, उत्तरी अरब सागर से ओमान की खाड़ी से आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर पर्शियन गल्फ जा रहा है तो अगर वो धमाका दाएं तरफ से होता है, जहाज के दाएं, हम बोलते हैं स्टारबोर्ड, दाएं तरफ धमाका होता है तो जाहिर बात है वो हथियार ईरान की तरफ से आया है। और इसी तरह से अगर कोई पानी का जहाज पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर की तरफ जा रहा है तो फिर अगर उसका जब जा रहा है तो उसका जो बायां तरफ है जहाज का, जिसको हम हमारे उसमें बोलते हैं एयरफोर्स नेवी में पोर्ट साइड, तो अगर जहाज पर्शियन गल्फ से ओमान की खाड़ी की तरफ जा रहा है तो और उसके बाएं तरफ यानी पोर्ट साइड में हिट हुआ है तो जाहिर बात है वो हथियार उत्तर की दिशा से आया है, यानी ईरान की तरफ से आया है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका को समझना चाहिए कि वो इस तरह की गुस्ताखियां ना करे, इस तरह से ईरान को उकसाने की बातें ना करें। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है
कि ये अप्लाई करें, उनको एक कंट्रोल नंबर ईरान की नेवी दे देती है, और अगर उनको कोई चैलेंज करता है ईरान से, उसके बाद ईरान IRGC की नेवी तो कंट्रोल नंबर बता देते हैं, भाई कंट्रोल नंबर हमारा है 107 डेटेड 07 जुलाई, और फिर ईरान की नेवी बोलती है जाओ, यू आर क्लियर टू गो। इतनी सिंपल प्रोसेस है। हर रोज निकल रहे हैं, हर रोज किसी दिन 27 किसी दिन 37 जहाज निकल रहे हैं, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं या पश्चिम से पूरब जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उनको तो ईरान हमला नहीं करता, लेकिन ईरान इन जहाजों पर हमला इसलिए किया कि ये छुप छुप कर ओमान के तट के पास से चिपक चिपक कर निकल रहे थे। जी डॉक्टर रिजवी। तो ये देखिए, ईरान ने तो बहुत क्लियर कर दिया था, फिर 60 दिन का वक्त है। ये भी था कि भाई हम कोई फीस नहीं ले रहे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें। फिर एक चीज और प्रोफेसर पाशा, ये भी समझ में आ रहा है कि अभी जब वहाँ तशीये जनाजा है और आखिरी रस्मात जो है वो कल पूरी होनी है, इस दौरान ईरान क्यों इस तरह से मतलब चाहेगा कि डिस्टरबेंस हो या कोई बात हो अभी बहुत, तो क्या इसके पीछे मतलब क्या है, और क्या फिर अमेरिका बातचीत आगे नहीं बढ़ाना चाहता? क्योंकि ईरान तो देखिए, ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, उसकी जो शर्तें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। जी, देखिए मेरा मानना यह है कि ईरान जो है, जो MOU साइन किया है, उसका कड़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार आग्रह कर रहा है अमेरिका को कि आप जो मान लिए हैं MOU में, चाहे आर्टिकल 4 और 5 हो, तो उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसमें आप मान लिए हैं कि ईरान मैनेज करेगा हार्मुज में शिप्स आना जाना। तो उसके बरक्स जो है वो अपनी साजिश में लगे हुए हैं, ओमान के साथ मिलके, खाड़ी के देशों के साथ मिलके, ये साउथ का रूट लेके जाके, जहां से एक जहाज पहाड़ियों में, वो समंदर में, वहां पत्थरों में टक्कर के रुक गया, वहां ये भी हो गया, खराब भी हो गया उसका हल वगैरह। तो असल जड़ जो है इजराइल है, वो इजराइल है जो है, ये MOU से खुश नहीं है। वो अमेरिका के ऊपर बार बार दबाव डाल रहा है, और अमेरिका में खुद रिपब्लिकन पार्टी जो इजराइल के हामी हैं, पैक के सपोर्टर्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो अमेरिका जो मान गया है MOU को, किसी ना किसी तरह इसको कमजोर करे, इसके बाहर आ जाए। और यही हो रहा है पिछले कई दिनों से कि अमेरिका जो है दबाव डालना चाहता है ईरान पे, क्योंकि वो अब ये साइन करके ये फंस गए हैं वो इंटरनेशनल लॉ के तहत कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो ब्लॉकेड जो ईरान के पोर्ट्स पे लगा हुआ था उसको हटाना, ऑयल एक्सपोर्ट करने का परमिशन देना, या हार्मुज स्ट्रेट का नाकाबंदी उठाना वगैरह वगैरह सब, या फ्रोजन एसेट्स को रिटर्न करना ट्रेंचेस में कतार के जरिए। तो ये सब जो है महंगा पड़ रहा है अमेरिका के कांग्रेस में, रिपब्लिकन पार्टी में खास तौर पे, और आम जनता को भी अब ये पता चल गया है कि ये अमेरिका हार गया ईरान से, लेकिन वो बताना नहीं चाहते अमेरिका की अवाम को। और जो तेल की कीमतें बढ़ गए, जिसकी वजह से अभी भी इन्फ्लेशन चढ़ रहा है, उससे काफी लोग परेशान हैं वहाँ। तो ये बताना नहीं चाहते कि उन्होंने गलत काम किया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे हमला करके, और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ना रजीम चेंज हुआ, ना न्यूक्लियर इशू पे फाइनल बातचीत हुई या खत्म करे, या मिसाइल्स प्रोडक्शन का, या एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस को क्या करना है उसके बारे में कुछ हासिल हुआ। तो ये कंप्लीटली नेकेड हो गए अमेरिका और इजराइल। तो उनका फ्रस्ट्रेशन है ये, और ये किसी न किसी तरह इससे बचना चाहते हैं और ईरान को प्रोवोक करना चाहते हैं, और जवाबी हमला करना चाहते हैं कि आपने इसका उल्लंघन किया है बोल के। देखिए हर बार ईरान वेट करता है अमेरिका के हमले को, अमेरिका ही हर बार इनिशिएट करता है ये, चाहे वो 80 ठिकानों पे कल रात को जो बमबारी हुई वगैरह। जो ईरान
जो कह रहा है वो अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में तसादम हो रहा है हॉर्मोज को लेके, और अमेरिका अपना दादागिरी बताना चाहता है कि हम कंट्रोल में हैं हॉर्मोज के, हम डिसाइड करेंगे, ये इंटरनेशनल वाटर्स है बोल के, जो कि गलत है। 12.5 माइल जो है ईरान का कोस्ट लाइन है, वो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत। तो उसमें से वो इसरार कर रहे हैं कि वो डीप सी है, आप वहां जाइए, कोई खतरा नहीं, हम गाइड करेंगे, सही सलामती से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं बोल के। लेकिन ये अमेरिका इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि अमेरिका ईरान और ओमान के बीच में जो मुआहदा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, उसको तोड़ दे, उसको अलग कर दे ओमान को, और वो अपने असर और रसूख में लाके वो दूसरे खाड़ी के देशों जो परेशान है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मसले से, वहां से जहाजें लेके जाना चाहते हैं। इसमें सभी देश शामिल हैं, कुवैत से लेके कतार, सऊदी, इमारात, बहरीन वगैरह सब। ओमान को भी दबाव में डाल के मार्को रूबो ने ये तसल्लुत किया उनके ऊपर। तो ये परेशानी जो है जीसीसी की रहेगी आगे भी चल के, क्योंकि ईरान अपना कंट्रोल खोने के लिए तैयार नहीं है। जैसा रूस के लीडर मेदवेदेव ने तेहरान में आके कहा अली खामनेई के जनाजे में कि ईरान का कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इक्वल टू न्यूक्लियर वेपन है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया और ये बताया कि ये बहुत ही अहम है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में ईरान जो सेफ्टी सिक्योरिटी शिप्स को देना चाहता है उसके तहत जाए बोलते। लेकिन जो 28 फरवरी से हुआ, अमेरिका उसको जो बदलाव हुआ उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना अड्डे दोबारा से मजबूत कर रहे हैं खाड़ी के देशों में, और ये हमले से ये एक और बात साबित होती है कि वो फौज यहाँ से या हवाई जहाज यहाँ से हटाने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि वो एमओयू में मान गए हैं इस ग्रेजुअली दे विड्रॉ फ्रॉम द गल्फ रीजन। तो ये तनाव रहेगा जब तक ईरान जवाबी हमला नहीं करता। वो ये चाहते हैं कि वो जो मर्जी वो करे और ईरान चुपचाप रहे, लेकिन ईरान ऐसा चुपचाप बैठने वाला नहीं है। जैसा खलीबाफ ने कहा कि हम जवाब देंगे, और हमारा सब्र की भी हद होती है, और हम पहले की तरह फोल्ड अप नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर वो 80 को करे तो 85 ठिकानों पे करेंगे, और इसमें मेन टारगेट खाड़ी के देश होंगे। और अभी तक तो उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया है, और जो कह रहे हैं कि इससे और भी क्रशिंग रिस्पांस मिलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान क्या कह रहा है, क्या कर सकता है, क्या किया है पिछले 3-4 महीनों में, और इसके नतायज क्या होंगे, कौन भुगतेंगे। और तेल की कीमतें ऑलरेडी $75 हो गई है जो 70 था। तो इससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर खाड़ी में ईरान का तेल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो वो भी किल्लत होगी, और तेल की कीमत और बढ़ सकती है, जिससे पूरी दुनिया के मुल्कों को, लोगों को परेशानी होगी, जो कि अमन चाहते थे और पीस ऑफ माइंड चाहते थे। क्योंकि ये 4 महीने का स्टेट ऑफ हॉर्मुज और जंग से तनाव, लोग बहुत परेशान, सभी जगह, अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, अफ्रीका, एशिया, सभी देशों में जो है तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और गैस की किल्लत है, और इस जिससे जुड़ा हुआ इन्फ्लेशन, कई लोगों की नौकरियां चले गई हैं, बर्बादी फैल रही है। तो जो अमन चाहते थे, वो सुकून चाहते थे, अब वो अमेरिका द्वारा हमला करके अब दोबारा तनाव बढ़ा के जो है पहले की तरह कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड रखता है। और असल में ईरान का गुस्सा ये भी है कि सीजफायर के बावजूद भी जो है लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है, हर दिन लोगों को मार रहा है, और गाजा में भी यही हो रहा है। तो एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान सीजफायर को
रिस्पेक्ट करे, इसका एहतराम करे, लेकिन अमेरिका इजराइल पे कोई दबाव डालना नहीं चाहता, जो कि वहाँ कब्जा कर रहा है और लोगों को मार रहा है। और घर, आप जो विजुअल्स जो आ रहे हैं लेबनान से, हर दिन जो है 50-60 घरें जो है डायनामाइट डाल के उड़ा रहे हैं वो, और बता रहे हैं वो कि हम इतना सब नीस्त नाबूद कर दिए, इतने विलेजेस, इतने टाउन्स बोल के। मतलब ये कंप्लीटली गाजा में जो उन्होंने किया 1.5 साल 2.5 साल से, तो वो लेबनान में वही कर रहे हैं। वो लोग वहां वापस जाने के लिए मना कर रहे हैं, और फायरिंग की वजह से, डायनामाइट की वजह से 90,000 मकान तब तक गिरा दिए गए। 90,000 मकान और शॉपिंग सेंटर्स और रोड्स, ब्रिजेस, कुछ भी बचा नहीं है वहाँ, सब फ्लैट हो गए वहाँ। तो ऐसा कर रहे हैं वो, ताकि लोग वहाँ आके बसे ना, और वहाँ कोई आबादी वापस ना आए, और इनके लिए खुला आम सेटलमेंट्स के लिए, और जो मनमानी इजराइल करना चाहता है, जैसा गाजा में 60% से ज्यादा जो कब्जा कर लिए हैं, अगर कोई भी फलस्तीनी अपने घर को लौटना चाहता है तो वो गोली मार देते हैं। तो इस तरह से जो है अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर रहा अपने गुलाम को, तो इसीलिए ईरान जो है नाराज है कि एक तरफ तो आप चाहते हैं सीज फायर का उल्लंघन ना हो, और आप इजराइल को सीज फायर का वायलेशन करने खुले आम बागडोर दे दिए हैं। ये किस तरह का MOU, बल्कि उनकी नाराजगी है। और ईरानी हर दिन इंतकाम का नारा लगा रहे हैं, रिवेंज का। और आपने देखा कि इस फ्यूनरल के दौरान भी अमेरिका को किस तरीके से वो ट्रीट करते थे सड़कों पे और झंडों पे और वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल, और बहुत क्लियर पिक्चर कर दी कि किस तरह से अमेरिका एक तरफ इजराइल को पूरी खुली छूट, जबकि MU में बहुत क्लियर कट था, या अमेरिका रोकना चाहता है लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। और कुछ जाहिर सी बात है, बहुत सारी वीकनेस भी होती हैं। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अवामी प्रेशर ईरान पे भी बहुत है, क्योंकि आप ये देखिए जो सुप्रीम लीडर है, जब ये MU साइन हुआ तो उन्होंने एक चीज कही साइन करते वक्त कि भाई हम तानाशाह नहीं है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट जिम्मेदार होंगे, उसके लिए स्पीकर जिम्मेदार होंगे। ये बहुत क्लियर कट कह दिया, यानी वो इससे मुत्तफिक नहीं थे MU से। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर ईरान के अवाम की जबान बोल रहे थे। अवाम भी इस बात के लिए वहां पे तैयार नहीं है कि क्योंकि ईरान का कहना है कि धोखेबाज है, ये साजिश करते हैं, इन्होंने बातचीत के दौरान हमारे रहबर को मारा। और एक गुस्सा, और कैप्टन साहब ने एक बात जो कही थी वो बहुत मैंने कई जगह उसको कोट किया, और बहुत ही मतलब अगर कहा जाए सलीके की बात, बहुत पॉइंट की बात, कि ईरान में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के तय गुस्सा दिखाई दिया रहबर की शहादत पर, तो इस पे कैप्टन साहब ने जो बात कही कि सिर्फ ईरान में क्यों, ईरान में तो नेचुरल है, पूरी दुनिया की इंसानियत के मानने वालों को गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा है क्योंकि बातचीत के दौरान आप एक ऐसे लीडर को मार देंगे जो अपनी फैमिली के साथ बैठा है, जो बच्चों के साथ बैठा, आपने मार दिया, उठाया। ये कौन सी डिक्टेटरशिप है, ये कौन सी जंग है? ये जो कैप्टन साहब, और यही बात GD बख्शी साहब जो जनरल है, उन्होंने एक जगह कहा और बहुत वायरल भी हुआ कि बताइए अगर जंग है तो हमारी है, मैं जनरल हूं, मुझे मार दो, लेकिन मेरी बहू बैठी है, मेरी बेटी बैठी है, मेरे घर के लोग, उनको मार दोगे तुम? क्यों उनको मारोगे? कौन सा ये जंगी उसूल? ये जो चीज है, मुझे लग रहा है कैप्टन साहब, आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि अल्टीमेटली होगा क्या? क्या फिर ये मान लिया जाए कि बड़ी जंग के लिए दुनिया तैयार रहे? डॉक्टर रिजवी, क्या बड़ी जंग होगी? कुछ लोग तो कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर हम खड़े हैं। ऐसा होगा नहीं। जंग बड़ी नहीं होगी, छोटी जंग हो सकती है, जैसे कि 40 दिन की लड़ाई में हमने देखा, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने चालू की और 8 अप्रैल तक चली।
ऐसी एक जंग हो सकती है अगर इजराइल फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू करे तो। फिलहाल अंडरस्टैंडिंग जो मैं देख रहा हूं, अनकही, अनरिटन, सिर्फ एक दिल या दिमाग का जो इस्तेमाल ईरान कर रहा है कि जब तक इजराइल ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा है तब तक ईरान कोई भी मिसाइल इजराइल की तरफ नहीं दागेगा। तो अभी अमेरिका जो ये छोटे मोटे हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, ये जंग ऐसे ही छोटे मोटे हमलों पर चलती रहेगी। ईरान छोटे छोटे हमले इन पानी के जहाजों पर करता रहेगा जो कहना नहीं मान रहे, और ईरान छोटे छोटे काउंटर हमले बीच बीच में गल्फ कंट्रीज पर भी कर सकता है। गल्फ कंट्रीज में जो ईरान ने तो अमेरिकन किया है 85 नेवल जगहों बेस पे, है। कैप्टन साहब ईरान ने अभी 85 जगहों पे अटैक किया है। जी जी जी। तो इस तरह के छोटे छोटे हमले होते रहेंगे, लेकिन ईरान जब हमला करेगा तो वो गल्फ कंट्रीज पर हमले नहीं करेगा, वो हमले करेगा गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन एम्बेसी है, गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेसेस हैं, या गल्फ कंट्रीज में बड़े सारे 5 स्टार होटल ऐसे हैं कि पूरा का पूरा होटल अमेरिकन सोल्जर्स से भरा हुआ है। देखिए वहां हजारों अमेरिकन सोल्जर्स आए हुए हैं गल्फ कंट्रीज में, तो रहेंगे कहां पर? रेगिस्तान में तंबू गाड़ के तो नहीं रहेंगे, तो वो इन सब 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं। तो ईरान इनको निशाना बनाता रहेगा, इससे ज्यादा जंग बढ़ेगी नहीं। इजराइल को गलती से भी एक भी हमला ईरान पर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ये सही है, और ईरान भी मुझे लग रहा है कैप्टन साहब वो जंग नहीं चाहता कि कोई बड़ी जंग हो, लेकिन ये कि ईरान सरेंडर भी नहीं करेगा, क्योंकि बहरहाल ईरान को जो खोना था खो दिया और पूरी आवाम खड़ी हुई है। और ईरान देखिए आप उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, अंसारुल्लाह लौती हो या अब्दुल शाबी, इनका भी अगर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं एक तैयारी में है, ऐसा नहीं कि ये पीछे हटे हुए हैं। और गाजा के लिए, हमास के लिए बहुत क्लियर कट। और अभी कल ये मुझे पता चला कि अभी भी हमास का ग्रुप जो तेहरान गया था वहां पे वो मौजूद है, वहां पे मौजूद है। और ईरान ने बहुत क्लियर कट कहा कि हमें पॉलिटिकल भी हम सपोर्ट करेंगे गाजा हमास का, और हम असलों से मिसाइल भी जरूरत होगी तो देंगे। तो ये पूरी तैयारी, बहरहाल हम सब यही चाहते हैं कि जंग ना हो। हम हिंदुस्तानी लोग जंग के हक में नहीं है, जंग के फेवर में नहीं है, बातचीत के फेवर में है। और हिंदुस्तान तो चाहता है कितनी जल्दी खत्म हो कि हम जा करके चाबहार पोर्ट पे अपना काम शुरू करें और डेवलपमेंट का, हमारी नजर हिंदुस्तान की डेवलपमेंट पे है, अमन पे है, और दोस्ती को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए उस पे है। और मैं समझता हूं कि यही बेहतरीन सिफारतकारी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब आपका, और ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आप दोनों हजरात का। इंशाल्लाह फिर कुछ अपडेट होती है तो हम दोनों बड़ी शख्सियात हैं आप, आपको लोग सुनते हैं, मैं फिर आपको इनवाइट करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। तो ये हमारे साथ दो बड़ी अहम शख्सियत थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिर इंशाल्लाह अगर कुछ बड़ा अपडेट होता है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 10:30 बजे रात का लाइव आप बिल्कुल हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कैप्टन साहब जय हिंद। कैप्टन साहब जय हिंद। तो